हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, जब से सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई है दुनिया भर के मार्केट्स में अच्छी रैली हमें देखने को मिली और हमारे मार्केट्स में भी शार्प रैली हमें देखने को मिली। निफ्टी में 2000 से ज़्यादा पॉइंट का राइज देखने को मिला और पिछले कुछ दिनों से ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये लड़ाई परमानेंटली रुक गई है क्योंकि ईरान और यूएसए में एक लॉन्ग टर्म की डील होने जा रही है और जल्द ही उसकी अनाउंसमेंट होगी। लेकिन क्या है रियलिटी? क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है या ये सिर्फ एक बड़ा ड्रामा है मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए? इसी को हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए पहले बात करते हैं कि मार्केट में बड़ा गेम क्या हुआ, कैसे हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और एक बड़े ट्रैप में फंसाया जा रहा है। तो मई 6, 2026 3:40 AM ईस्टर्न टाइम यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम होता है और गेम क्या है कि $920 मिलियन के क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट किया जाता है, प्लेस्ड विदाउट एनी मेजर न्यूज़। और जैसे कि हम जानते हैं यूएसए में ट्रांसपेरेंसी मार्केट में कुछ ज़्यादा होती है और यहीं पर एक बहुत बड़ा गेम होता है। और गेम ये होता है कि उसके 70 मिनट्स के बाद एक्सियोस ब्रोक द एक्सक्लूसिव दैट द यूएस एंड ईरान वेर ऑन द वर्ज ऑफ वन पेज मेमोरेंडम टू एंड द वॉर। दोस्तों इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर किया था। एक्सियोस एक यूएसए का एक न्यूज़ आउटलेट है जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ या स्कूप के लिए जाना जाता है और उसने सबसे पहले इसको ब्रेक किया था कि यूएस ईरान के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया और उसके बाद क्रूड में ज़बरदस्त फॉल हमें देखने को मिला। $120 से 100 के नीचे क्रूड आ गया, जैसा कि आप जानते हैं। और दोस्तों ये एक कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि क्रूड के गिरने और अनाउंसमेंट होने के 70 मिनट पहले इतनी बड़ी पोजीशंस, ऑलमोस्ट $1 बिलियन की क्रूड की शॉर्ट पोजीशंस बन जाती हैं। और ये पहला ऐसा मौका नहीं है, ये एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है और उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो अप्रैल 7 को पॉली मार्केट जो कि एक बेटिंग साइट है यूएसए में, आप जानते हैं, वहां पर हमें क्या देखने को मिला? 50 न्यूली क्रिएटेड अकाउंट्स प्लेस सब्सटैंशियल बेट्स ऑन अ यूएस ईरान सीजफायर शॉर्टली बिफोर ट्रम्प्स Truth Social announcement at 6:30 PM, hundreds of thousands in profit। तो Truth Social में जब भी ऐसा ये अनाउंसमेंट हुआ उससे पहले ये बेट्स क्रिएट किए गए और लाखों डॉलर्स वहाँ पर उन्होंने पैसे बनाए। और मार्च 23 को भी 500 मिलियन क्रूड फ्यूचर्स को शॉर्ट किया गया था। रॉयटर्स रिपोर्टेड लार्ज डायरेक्शनल क्रूड ऑयल ट्रेड्स placed approximately 15 minutes before Trump announcement delaying military action। सीधा सीधा कोरिलेशन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अभी पिछले साल जब टैरिफ्स के अनाउंसमेंट हुए थे उससे पहले भी ऐसी वहाँ के जो कई मीडिया हाउसेस उन्होंने इसको रिपोर्ट किया था कि अ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल सोल्ड अप टू 50,000 and a trade policy official sold up to 30,000 in days before Trump's tariff announcement। और खुद ट्रम्प के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि उन अनाउंसमेंट से पहले बड़ी पोजीशंस वहाँ पर मार्केट में बनाई गई। तो ये सारा कुछ ऐसा लगता है कि मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों हम बार बार कहते हैं कि न्यूज़ को देखकर हमें ट्रेड नहीं करना, और जो कर रहे हैं अभी तो वो इनकैश कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा इसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि अब एक एक करके उनकी झूठ की परतें खुलती जा रही हैं और सच निकलता जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया।
टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया और वहीं पर DLF ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशंस, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, which could take hours, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं BT स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। BT स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, ऐसा आम जो है हम लोग आपस की बोलचाल में बात नहीं करते हैं कि ट्रंप मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है या ये सब कुछ एक खबर को फैलाकर हमें फंसाया जा रहा है मार्केट में। दरअसल USA में कई इंस्टीट्यूशंस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। तो CFTC जो वहाँ का एक फ्यूचर्स का मार्केट का कमीशन बोर्ड है, वो कह रहे हैं कि रिपोर्टेडली लीडिंग अ प्रोब ऑफ द सस्पिशियस ऑयल फ्यूचर ट्रेड्स प्लेस बिफोर ट्रम्प्स ईरान अनाउंसमेंट। तो ये एक पैटर्न हमें देखने को मिला कि जब भी कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता है उससे पहले पोजीशंस बनती हैं, खास करके क्रूड के मार्केट में। दोस्तों, क्रूड का प्राइस जो आप देखते हैं वो रियल प्राइस नहीं होता है, वो मार्केट का प्राइस होता है, वो सट्टेबाज ट्रेडर्स का प्राइस होता है। असली क्रूड अगर आप जाएंगे तो अभी भी $150 पे मिल रहा है। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। SEC जो USA की सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज कमीशन है, हमारे सेबी की तरह है, वो भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। फॉर्मली रिक्वेस्टेड टू इन्वेस्टिगेट बाय रिप्रेजेंटेटिव रिची टोरेस एंड सैम लिकार्डो कि वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सेनेट बैंकिंग की जो कमेटी है वो भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। सेपरेटली प्रोबिंग डिफेंस सेक्रेटरी हेक्सेट्स रिपोर्टेड प्री वॉर डिफेंस फंड इन्वेस्टमेंट एज पर FT रिपोर्टिंग। तो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो डिफेंस की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वॉर शुरू करने से पहले। तो क्या उनके लिए ये सिर्फ एक गेम है, एक पैसे बनाने का जरिया है? लोग मर रहे हैं, मार्केट में उनके पैसे डूब रहे हैं और उन्हें सिर्फ एक ही फिक्र है कि कैसे हम माल कमाएं। तो आप देख रहे हैं कि बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस जो हैं ये मिलकर एक ऐसा बड़ा गेम खेल रहे हैं जिससे हम दूर, हमारे जैसे देश भी इससे बच नहीं पा रहे हैं और वो भी इसका विक्टिम बन रहे हैं। और सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वहाँ पर एक ईमेल इशू किया गया व्हाइट हाउस से और कहा गया कि कोई भी जो इस तरीके की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका यूज़ करके मार्केट में बेटिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो ये कितना बड़ा गेम है आप सोच सकते हैं। और ये जो खबरें, जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यही इंफॉर्मेशन जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं, उन तक भी लीक होके जा रही है और वो भी उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके मार्केट को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कि ये जो पीस डील है क्या वाकई में हो रही है, क्या ये पूरी तरीके से झूठी है? तो पहली बात तो ये कि बातचीत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ईरान डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेगोशिएट कर रहा है। लेकिन क्या हम पीस डील के नज़दीक पहुंच गए हैं? ये बात बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पर सिचुएशन पूरी तरीके से अलग है। अगर आप आज की भी खबर पढ़ेंगे, लेटेस्ट न्यूज़ जो रिलायबल वेबसाइट्स की न्यूज़ है, नॉन अमेरिकन रिलायबल वेबसाइट्स की न्यूज़ है, वहाँ पर भी आप पाएंगे कि ऑलरेडी ईरान और USA में जो छिटपुट जो गोलाबारी वगैरह हो गई है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं और हॉर्मूज में भी कुछ इस तरीके की खबरें हैं कि बात हुई। साथ में इजराइल और लेबनान में तो सीज फायर पूरी तरीके से कभी एक्टिवेट ही नहीं हुआ। तो अगर आप सीज फायर के इतने नज़दीक हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट की खबरें नहीं आनी चाहिए। तो ये बात भी सही है कि नेगोशिएशंस आर रियल, मल्टीपल फॉरेन मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व और पाकिस्तान का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसमें से अभी भी
कुछ भी कॉन्क्रीट निकल कर नहीं आया है। हॉर्मोज की सिचुएशन वैसी की वैसी बनी हुई है। अब आइए दूसरे मुद्दे पे आते हैं। आर दी अनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू ईरान टाइम फॉर मार्केट्स? जी हाँ, इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ट्रंप के कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आते हैं। कभी कहते हैं वॉर रुक गई, कभी कहते हैं कि मैं ईरान को बर्बाद कर दूंगा, और अक्सर वो यूएस मार्केट्स खुलने से पहले आते हैं और उसके बाद जो भी उनके एसोसिएट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स देते हैं। और कभी भी अगर आपने नोट किया होगा कि ईरान जो है उनकी बात में हाँ पे हाँ नहीं मिलाता है, और अक्सर ईरान जो कहता है वो ट्रंप की पोजीशन से बिल्कुल उल्टा होता है। और तीसरा क्वेश्चन, इज समवन ट्रेडिंग ऑन एडवांस नॉलेज? यस, इसको हम नकार नहीं सकते। इसके कई सारे एविडेंसेस है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ यूएसए में होता है, तो दोस्तों ये गलत धारणा है। इस फाइनेंशियल वर्ल्ड में हर कोई हर किसी से कनेक्टेड है। यूएसए में क्या होता है, वहाँ का इन्फ्लेशन डेटा भी हमारे मार्केट्स को हिला देता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ यूएसए तक लिमिटेड है। वहाँ की खबर यहाँ भी आती है, उसका रिएक्शन हमारे मार्केट्स में भी देखने को मिलता है। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स को होता है। क्यों? क्योंकि वो उस खबर को पढ़ता है, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड्स आते हैं, न्यूज़ पोर्टल्स में जाके देखता है, और फिर उसका मार्केट पे रिएक्शन देखता है कि डाउ जोन्स ऊपर है, एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है, और वो कन्विंस हो जाता है कि सब कुछ पलट गया है और सब कुछ अच्छा हो गया, लड़ाई ख़त्म होने वाली है। और इस खबर के बेसिस पर वो डिसीजन लेता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो इस बड़े गेम में फंस चुका है, और दरअसल वही मार्केट को लिक्विडिटी दे रहा है। वो इस मार्केट लिक्विडिटी के सिस्टम का पार्ट बन जाता है। तो इससे सीखने वाली चीज़ क्या है? सीखने वाली चीज़ क्या है कि हेडलाइन वोलेटिलिटी इज रिग्ड, स्ट्रक्चरल डेटा इजेंट। तो मार्केट में ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये फर्क नहीं पड़ता। डेटा पर फोकस करिए कि कहाँ पे बाइंग हो रही है, एफआईआईज क्या कर रहे हैं, उस पर फोकस करिए। सो एफआईआई डेटा फ्लो, डेरिवेटिव पोजीशनिंग, सेक्टोरल रोटेशन, दीज आर रिपोर्टेड ऑन अ लैग। तो ये होने के बाद आती हैं, तो ये ट्रू पिक्चर को पोर्ट्रे करता है कि मार्केट में क्या हुआ। खबर कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें देखना है कि डेटा क्या कह रहा है। तो ये खबर आ रही है कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन एफआईआई फिर क्यों सेल कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और उसी डेटा को अगर आप फॉलो करेंगे तो उस खबर से अपने आप को आप बचा लेंगे। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट ईरान हेडलाइन। लोग कहते हैं कि अरे लड़ाई ख़त्म हो गई, अरे क्रूड यहाँ जाएगा, इस पर हमें फोकस नहीं करना है। बिल्ड अ फ्रेमवर्क दैट वर्क्स वेदर द डील क्लोजेस फ्राइडे, ब्रेक सैटरडे और ऑसिलेट्स फॉर मंथ, पोजीशन साइज टू सर्वाइव बोथ। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट इस पर नहीं मैटर करनी चाहिए कि क्रूड 80 पर आ गया, इस पर नहीं करनी चाहिए कि सीज फायर हो गया या सीज फायर एक्सटेंड हो गया, ये लड़ाई ख़त्म हो गई। ऑलवेज फोकस ऑन आप क्या खरीद रहे हैं और कितना खरीद रहे हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वैल्यूएशंस पर फोकस करिए, कंपनी के बिजनेस, उसके फंडामेंटल्स पर फोकस करिए। और अगर आपने सही स्टॉक्स उठाए हैं तो ये खबरें शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक के प्राइजेस, उस कंपनी के परफॉर्मेंस, उसके फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस के बेसिस पर ही आपको रिवॉर्ड करेंगे। इसलिए खबर नहीं देखनी है, स्टॉक के फंडामेंटल्स पे फोकस्ड रहना है। अब भाई आज के एक दूसरे मुद्दे पर चलते हैं। आज के मार्केट में हमने देखा कि बैंक निफ्टी में वापस से बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली और निफ्टी से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। करीब करीब 740 पॉइंट्स का फॉल हमें देखने को मिला। और एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स भी आए, वो भी अबव एवरेज में कहूँगा, बुरे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों प्रेशर में है। तो इसके कई रीजंस हैं और इसके बारे में हम लगातार बात करते हैं। तो पहला, क्रूड बेशक 120 से हम 100 के लेवल पर आ गए, लेकिन 100 भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और जो पिछला कई महीनों से हमने महंगा क्रूड खरीदा है, उसका इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा। और अगर आज लड़ाई रुक भी जाती है तो भी चीज़ों को नॉर्मलाइज होने में कई क्वार्टर्स लग सकते हैं, इसलिए उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। साथ में रुपया 95 से ऊपर चला गया है। दूसरा, जीसेक की हम बात कर रहे हैं
कि बॉन्ड यील्ड्स वापस से बढ़ने लगे हैं और जो एएफएस बुक एमटीएम है यानी कि अवेलेबल फॉर सेल बॉन्ड्स हैं, यानी कि बॉन्ड्स जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक, हमें इस बॉन्ड को मैच्योरिटी यानी कि 10-15 साल तक होल्ड करना है, उसमें रिस्क कम होता है। जो अभी बेशक आपको पेपर लॉसेस दिख रहे होंगे, लेकिन आपको पता है कि मेरा पैसा नहीं डूबेगा अगर मैं इस बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करता हूं। तो वैसे बॉन्ड जो बैंक्स होल्ड करते हैं वो तो सेफ हैं, लेकिन जिन बॉन्ड्स को वो सेल करने वाले हैं यानी कि अवेलेबल फॉर सेल, उनके जो लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, यानी कि अब वो बेचेंगे तो उन्हें लॉस बुक करना पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट पीएसयू बैंक्स में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। साथ में एफआईआई फ्लो, तो एफआईआई लगातार सेल कर रहे हैं और चूंकि बीएफएसआई सेक्टर में खास करके बैंक्स में उनकी बड़ी पोजीशन है, सबसे ज़्यादा पोजीशंस हैं, तो वहाँ पर वो पोजीशन को लाइट कर रहे हैं। सो बीएफएसआई इज 30% ऑफ एफआईआई कस्टडी विद इंडिया वेट गेट्स कट, दिस इज व्हाट गेट्स सोल्ड फर्स्ट। तो ऑलरेडी इंडिया में वो एक्सपोजर को कम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा इंडिया में एक्सपोजर कहाँ है, बैंक के पास है, तो उस पर वो सेल कर रहे हैं। अप्रैल में उन्होंने करीब 19,152 करोड़ की सेलिंग कर दी है और साथ में Q4 का रिस्क, अब पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं। मुझे लगता है आज शायद बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट आएगा और वो हमें बताएगा कि एमटीएम रिस्क कितना बड़ा है, तो मैनेजमेंट इस पर क्या कहता है हमें देखना है। और आने वाले दिनों में हमें पीएसयू के और भी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और वहीं से क्लैरिटी होगी। तो क्या आज का फॉल, क्या इन रिजल्ट्स के डर से मार्केट ने ज़्यादा फॉल दिखाया, ये हमें अगले हफ्ते देखने को मिलेगा और पता चलेगा कि वहां पर हमें क्या अपडेट्स मिल रहे हैं। सो एफआईआईज बैंक को क्यों सेल कर रहे हैं, तो ये कई रीजंस हैं, एक एक करके हम इस पर क्विकली बात कर लेते हैं। तो पहला मैकेनिकल रीजन जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इंडिया में उनका एक्सपोजर कट हो रहा है और सबसे ज़्यादा एक्सपोजर बैंकिंग सिस्टम में है, तो ऑब्वियसली उनका मैकेनिकल कट यहाँ पर हो रहा है। दूसरा, इसके बारे में हमने बात की है कि जीसेक की जो एमटीएम लॉसेज हैं बैंक पीएसयू बैंक्स के खास करके, उसमें उन्हें लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट्स उनके खतरे में हैं। अगले कुछ क्वार्टर तक उनके प्रॉफिट में डिप आएगा, एफआईआईज इसलिए सेल कर रहे हैं। एनबीएफसी एसेट क्वालिटी स्ट्रेस, ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि माइक्रो फाइनेंस, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड शोड स्ट्रेन थ्रू Q3 FY26, पोस्ट कोविड कंजम्पशन क्रेडिट साइकिल पीकिंग, तो क्रेडिट की साइकिल, क्रेडिट भी सिक्लिकल होता है, तो वो भी अब पिछले साल तक पीक हो गया है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का कहना है। इसके अलावा क्राउडेड ट्रेड अनवाइंड, तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर, बीएफएसआई सेक्टर ओवर क्राउडेड है। दुनिया भर की कंपनीज और फंड्स और इन्वेस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और जब इतना क्राउडेड मार्केट हो जाता है तो प्राइजेस बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सबने खरीद लिया तो आपसे कौन खरीदेगा। तो इस वक्त सिर्फ डीआईआईज ही खरीद रहे हैं, बाकी बड़े इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं, ऐसा डेटा देख के लगता है। करेंसी, ऑफ कोर्स करेंसी से एफआईआईज के रिटर्न्स कम हो जाते हैं जैसा कि आप जानते हैं, और इसका इम्पैक्ट हो रहा है कि जो डॉलर में उनके रिटर्न्स हैं वो इंडिया में अब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। और जो आखिरी और सिक्स्थ रीज़न है कि एफआईआईज ने बैंकिंग सेक्टर में इतनी पोजीशंस बनाई इसलिए कि एक तो यहाँ पे पिछले कई सालों से क्रेडिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा था और साथ में इंटरेस्ट रेट का साइकिल ऐसा हो गया था कि अब उसमें कट होने शुरू हुए थे, जिससे बैंकों का बिजनेस बढ़ने की उम्मीद थी। लेकिन अब उनका क्रेडिट का साइकिल भी पीक आउट होता हुआ दिख रहा है और साथ में जो बैंक्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट घटने के चांसेस भी कम हो गए हैं, क्योंकि आरबीआई मोस्ट लाइकली अगले कुछ क्वार्टर तक तो रेट को इसी लेवल पर सस्टेन कर ले, यही बहुत बड़ी पॉजिटिव बात होगी और हो सकता है रेट्स भी बढ़ाने पड़ जाए आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब आइए दोस्तों आज के मार्केट डेटा की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज हमने 150 पॉइंट्स का फॉल देखा
और निफ्टी ने 24,176 के आसपास की क्लोजिंग दी। अगर वोलेटिलिटी की पिक्चर में देखें कल के कंपैरिजन में थोड़ा हमें राइज देखने को मिला है। दोनों में पुट कॉल रेशियो में भी अच्छा खासा डिप देखने को मिला है। तो ऐसा लग रहा है कि करंट लेग ऑफ रैली इज ऑलमोस्ट ओवर। विक्स में भी मार्जिनल राइज देखने को मिला है और आप देख रहे हैं कि कल मार्केट डाउन था पार्शियली और फ्यूचर्स मार्केट में क्या हो रहा है तो सेम ओल्ड स्टोरी। तो कल मार्केट्स ऊपर से नीचे गिरे तो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स ओआई में ऐड हुए। आज फिर मार्केट डाउन था तो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। जब भी मार्केट गिरता है ओआई ऐड होता है और प्रीमियम एक बार फिर देखिए कितना कम हो गया, 53 प्रीमियम हो गया है, जबकि अभी भी एक्सपायरी से हम काफ़ी दूर हैं। नेक्स्ट मंथ के भी प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा कम है और ये जो 166.85 का प्रीमियम हमें नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल रहा है वो करंट मंथ में होना चाहिए। इतना ज़्यादा प्रीमियम में डिप देखने को मिल रहा है जो बता रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस एक बार फिर बनने लगी हैं। टर्नओवर की बात करें तो अच्छा खासा टर्नओवर हमें देखने को मिला एवरेज से ऊपर और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी थोड़ा नेगेटिव रहा। और FIAs की अगर पोजीशन को देखें तो उन्होंने इंडेक्स की पोजीशन को थोड़ा मार्जिनली बढ़ाया है। तो आज का डेटा क्या है, ऑप्शंस मार्केट फ्यूचर्स मार्केट दोनों में हमें बेरिशनेस के साइन देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट्स यहाँ से कहाँ जा रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके साथ डिटेल शेयर करूं और कुछ और भी मार्केट के इंटरनल डेटा आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो के साथ जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।